Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm your biology teacher. आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 फंजाई, also known as the kingdom of recyclers. Okay? नॉर्मली ये समझा जाता है कि बैक्टीरिया सबसे अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, बट आपको ये बात मैं यहाँ पे बता दूं, फंजाई आर बेटर डिकम्पोजर्स देन बैक्टीरिया. ओके, वो किस तरह से, ये इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ कि फंजाई का टेक्सोनोमिक स्टेटस क्या है, फंजाई की टाइप्स क्या क्या हैं और कौन कौन से ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया जाता है. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, नंबर 1, fungi itself is a separate kingdom now. Okay, ये बाकी kingdoms से अलहदा एक नया kingdom है according to the 5 kingdom system of Whittaker. Okay, what is the study of fungi known as? पहला सवाल, fungi की study जो है that is known as mycology. Okay, chapter number 7 में एक बात आपने पढ़ी होगी कि the study of algae is known as phycology. तो उसी की मुनासबत से मैं ये बात यहां पे आपको बता रहा हूं कि the study of fungi is known as mycology. Okay, इसकी स्टेटमेंट भी यहीं पे लिख लेते हैं इसके साथ. This is the study of fungi. जबकि वो साइंटिस्ट या इवन की जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं फंगस के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को या किसी भी एस्पेक्ट को, they are known as mycologists. Scientists who study fungi, they are known as mycologists. Okay students, तो ये तो हो गया एक ब्रीफ सा इसका तारुफ कि फंजाई इटसेल्फ जो है ये एक डिफरेंट किंगडम स्टेटस तक जा चुका है और इसकी स्टडी को खसूसी तौर पे माइकोलॉजी कहा जाता है. ओके, फिर जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ऑलमोस्ट 100,000 स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हुई हैं ऑफ फंजाई. ओके, लेकिन साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये कोई खत्म नहीं होगी इनकी मजीद डिस्कवरीज. अभी बहुत सारी फंगस की स्पीशीज ऐसी हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है या जहां तक अभी इंसान नहीं पहुंच सका हुआ. ओके, बट जितनी भी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हुई हैं इनको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाता है कुछ जनरल ग्रुप्स के अंदर. ओके, नंबर 1, दे आर पैथोजेंस. नाउ व्हाट आर पैथोजेंस? कोई भी ऐसा जानदार जो बीमारी फैलाने की सलाहियत रखता हो, दैट इज नोन एज पैथोजन. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जर्म्स के नाम से उनको आप जानते हैं, वायरसेस, जरासीम में शामिल करते हैं इनको भी. तो नॉर्मली फंजाई के अंदर भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और डिफरेंट किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारियां फैला सकते हैं. सो दे आर नोन एज पैथोजेंस. ओके, for example, rust disease causing fungus and smut disease causing fungus. Okay, अब ये दो बीमारियां हैं अलहदा अलहदा से, इनको मैं बताता हूं आपको. नंबर 1 is rust. Okay, rusting से निकलने वाला ये लफ्ज, इसका मतलब क्या है? जंग आलूद कर देना. Okay, इसकी अपीयरेंस, चूंकि जब ये बीमारी कॉज करता है, स्पेशली वीट की अगर हम बात करें बतौर एग्रीकल्चरल कंट्री के सिटीजन होने के, तो रस्टिंग ऑफ द व्हीट प्लांट टेक्स प्लेस इन दिस काइंड ऑफ डिजीज. ओके, ऑरेंज या ब्रिक रेड कलर के आपको अपीयरेंस नजर आती है, स्पॉट्स नजर आते हैं लीव्स ऑफ द व्हीट प्लांट के ऊपर. ओके, जो गंदम का पौधा है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते हुए हमें पता चलता है कि भाई ये अब प्योर ग्रीन नहीं है, बल्कि फंगस के अटैक की वजह से इसके ऊपर जंगनुमा स्पॉट्स नजर आ रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रस्ट डिजीज. ओके, और दूसरी तरफ स्मट, इट इज ऑल्सो नोन एज लूज स्मट. बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि जब गंदम की फसलें पक के तैयार हो चुकी होती हैं तो उस वक्त कोई फंगल अटैक हो जाए, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मॉइस्ट एंड वार्म वेदर्स। ओके, इस तरह का मौसम के जब नमी भी हो और गर्मी भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में ये वाली फंगस जो स्मट कॉजिंग फंगस है बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाती है, और विंड्स के थ्रू इनके स्पोर्स दूर दूर तक चले जाते हैं, और जो गंदम के सिट्टे हैं वो आपको काले होते हुए नजर आएंगे। तो दैट इज द सिम्टम कि इसको लूज स्मट का अटैक हो चुका हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों डिजीजेस स्टेपल क्रॉप्स को तबाह कर रही हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टरस हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। मैं साथ यहां पे नोट कर रहा हूं आपके लिए, रस्ट इट कैन बी कॉज्ड इन व्हीट, गंदम के अंदर, एंड स्मट इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन कॉर्न, मकई के पौधे के अंदर भी इसको देखा जा सकता है। नंबर 2 आर द एडिबल fungi, also known as delicacies. जी स्टूडेंट्स, एडिबल ऐसे फंजाई जो खाने के काबिल हैं। ओके, लेकिन साथ जो मैंने एक और लफ्ज बताया है, दिस इज समथिंग अमेजिंग। वो किस तरह से? डेलिकेसी के दो मुख्तलिफ मतलब मैं आपको बताता हूं। पहला मतलब तो ये है कि डेलिकेट से निकला है, कुछ ऐसी चीज जो सॉफ्ट है एंड इट इज इजी टू डिस्ट्रॉय। ओके, इसको आराम से खराब किया जा सकता है या तबाह किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। बट द अदर थिंग इज कोई ऐसी चीज जो रेयरली अवेलेबल हो और उसको खाया भी जा सके, नायाब है और बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे इर्द गिर्द नहीं पाई जाती। तो ये दोनों मतलब डेलिकेसीज में हम लोग फिट कर सकते हैं, ये इसके मीनिंग्स हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स में नंबर 1 इज truffles, and number 2 are morels, number 3 are mushrooms. पहले नंबर पे ट्रफल्स मैंने यहां पे लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, अब ये एक स्पेसिफिक टाइप है फंगस की जो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, ट्यूबर्स की तरह के होते हैं। ये जैसे हम कह सकते हैं कि पोटैटो, जैसे आलू नजर आता है आपको, उसकी तरह की इनकी अपीयरेंस होती है, मॉर्फोलॉजी इसकी तरह की हो सकती है। बट द थिंग इज डिफरेंट कंट्रीज में मखसूस किस्म के डॉग्स रखे जाते हैं जो कि स्निफ करके, सूंघ के ये बताते हैं कि जमीन के इस हिस्से में ये वाली फंगस ग्रो कर रही है, और इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, काफी महंगी सेल होती है। ओके, फिर द सेकेंड थिंग इज मोरल्स। मोरल्स आर ऑल्सो एडिबल फंजाई। ये इस तरह की फंगस है कि जिसको पका के खाया जा सकता है, डिफरेंट किस्म की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उसके बाद प्रोटीन रिच कंपाउंड्स इसमें मौजूद हो सकते हैं। देन द थर्ड वन, मशरूम्स। इस टर्म से आप लोग फेमिलियर हैं जरूर, क्योंकि आजकल बहुत सारे फास्ट फूड की डिफरेंट टाइप्स में मशरूम्स को ऐड किया जा रहा है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो दीज आर ओनली द एडिबल मशरूम्स। बहुत ज्यादा कुछ टाइप्स इनकी ऐसी भी हैं कि जो डेंजरस हो सकती हैं, पॉइजनस हो सकती हैं, but these are the edible types of the fungi. Then we will talk about the medically important species. कुछ ऐसी फंजाई भी हैं कि जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने मेडिसिन में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, और इसमें एक ही बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं आपके साथ, दैट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल एंटीबायोटिक, दैट वाज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक है जो कि फंगल एक्सट्रैक्ट से बनाई गई थी, एंड द नेम ऑफ द फंगस वाज पेनिसिलियम नोटेटम। हमारे इर्द गिर्द जो रॉटन सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ये वाली फंगस ग्रो करती हुई नजर आती है। सिट्रस फ्रूट्स यानी ये माल्टे वगैरह और इनकी मुख्तलिफ इकसाम जो हैं, उनकी सरफेस के ऊपर आपको इनकी कॉलोनीज ग्रो करती हुई नजर आएंगी। वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया और एंटीबायोटिक में कन्वर्ट कर दिया गया, और आज तक इस्तेमाल हो रही है। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट, इट वाज बेसिकली नंबर 3, थर्ड पॉइंट था इंपॉर्टेंस का।
Then is number 4, commercial importance. कुछ टाइप्स ऐसी भी हैं कि जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर-ए-फहरिस्त कौन है? यीस्ट, जिसको हम खमीर बोलते हैं नॉर्मली। बहुत सारी बेकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, स्पेशली ये ब्रेड और बन्स और केक्स वगैरह, इनके अंदर यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है इसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ एक और इंडस्ट्री, द ब्रूइंग इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो यूजिंग यीस्ट। ओके, और उसके लिए भी बुनियादी वजह क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दैट इज डन बाय दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी एक फंगस है। ओके, देन स्टूडेंट्स, द लास्ट पॉइंट about the grouping of fungi is ecologically important group। और इसका जिक्र मैंने बिल्कुल स्टार्ट में किया था कि fungi are better decomposers than bacteria। ओके, तो ecological importance इनकी यही है कि they are decomposers। They are also known as molecular disassemblers। अब इस लफ्ज का क्या मतलब है? Fungi are decomposers, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को उनके मॉलिक्यूलर साइज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स को या किसी भी और बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है into carbon dioxide, into nitrates and even water। Okay students, so ये कुछ grouping है, basic grouping है of the fungi कि they are not just decomposers, बल्कि उनमें से कुछ commercially important भी हैं, कुछ medically important भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको हम खा भी सकते हैं। Next, I want to discuss the taxonomic status of fungi। Taxonomic status of fungi से क्या मुराद है कि the fungus stands at which position in all other kingdoms of the living organisms। यहां पे मैं एक नई बात आपको बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, and that is what previously fungi were placed in kingdom Plantae। ओके, कुछ सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया गया था, और वो सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? नंबर 1, having a cell wall, और साथ ही साथ मैं ये क्लियर करता चलूं कि सेल वॉल का मौजूद होना तो सिमिलैरिटी है, बट द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, while in the plants the cell wall is made up of cellulose। ओके, फिर दूसरी जो सिमिलैरिटी थी, the fungi they also lack centrioles in their cells। इनके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, और प्लांट सेल्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। नंबर 3, दे आर नॉन मोटाइल। फंजाई एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके नहीं जा सकते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन मोटाइल। ये सिमिलैरिटीज थी जिनकी बुनियाद पे फंजाई को रख दिया गया विद द प्लांट्स, बट लेटर ऑन ये पता चला कि ये सिमिलैरिटीज इसलिए काफी नहीं है कि फंजाई को प्लांट्स में शामिल कर दिया जाए। द प्लांट्स दे वर ऑटोट्रफ्स, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, व्हाइल द फंजाई दे आर हेटेरोट्रफ्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इन बुनियादी डिफरेंसेस की वजह से इसको सेपरेट किंगडम बना दिया गया, एंड दैट इज किंगडम फंजाई। ओके, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, देयर आर सम similarities of fungi
with animals. कुछ प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि कुछ ऐसी मुश्तरक खसूसियात हैं जो फंजाई शेयर कर रहा है विद द एनिमल सेल्स. ओके, ये क्या क्या है? नंबर 1, दे आर हेटेरोट्रॉफ. एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफिक और फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक. देन देयर सेल वॉल contain chitin. अब chitin क्या चीज है? It is a polysaccharide carbohydrate. लेकिन इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटी किस तरह से बन गई. तो इसका एक बहुत आसान सा जवाब है कि the chitin is also found, it is also found in exoskeleton of insects or arthropods. Okay students, तो ये एक सिमिलैरिटी बन गई इसकी, और यही सिमिलैरिटी प्लांट से डिफरेंस का बायस भी बनी कि the cell wall in plants is made up of cellulose and cell wall in fungi is made up of chitin. Okay, तो ये सिमिलैरिटीज हैं विद द एनिमल सेल. बट लेटर ऑन इन सिमिलैरिटीज के अलावा भी कुछ डिफरेंसेस स्टडी किए गए. डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल सेल्स, और सिंपली एनिमल्स. क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? The first one is the fungi are absorptive heterotrophs. Fungi extracellular digestion के जरिए बड़े पार्टिकल्स को पहले छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर, और इस तरह से इनकी खुराक की जरूरियात पूरी की जाती हैं. वेल ऑन द अदर साइड एनिमल्स, अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को स्टडी करें तो दे आर नोन एज इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, निगल के खाते हैं वो, बेशक कार्निवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं. एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, निगल के खा जाने वाले, और फंजाई जज़ब करके खा जाने वाले. Then there was another difference, the presence of cell wall in the fungi. Okay, cell wall is present in fungi. Then the third one, centrioles are absent in fungi. Okay students, तो इन डिफरेंसेस की बुनियाद पे ये पता चला कि फंजाई को प्लांट्स में से निकाल के एनिमल्स में भी नहीं रखा जा सकता, सो देयर शुड बी समथिंग एल्स. और जब मॉलिक्यूलर स्टडीज सामने आई तो पता चला कि द डीएनए ऑफ फंजाई डज नॉट मैच विद एनी अदर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी बाकी सबके सब किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है, तो इनको एक अलहदा ग्रुप के अंदर रख दिया गया, एंड दैट इज किंगडम फंजाई, जो कि इनका अपना किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूं, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई ओनली, एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियर माइटोसिस. ओके, अब न्यूक्लियर माइटोसिस को खाली माइटोसिस क्यों नहीं कहा गया? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर माइटोसिस इज ओनली एग्जिबिटेड बाय दिस ग्रुप, जो कि फंजाई के अंदर मौजूद है, तो इसी के लिए मखसूस कर दिया गया है ये लफ्ज न्यूक्लियर माइटोसिस. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड माइटोसिस, क्योंकि इसमें पूरा सेल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, तो समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि ये क्लोज्ड माइटोसिस है.
अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? नंबर 1, द न्यूक्लियर एनवेलप does not break. न्यूक्लियर एनवेलप टूटता ही नहीं है, जबकि ऑन द अदर साइड जब नॉर्मल सेल में या एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, माइटोसिस होती है, तो सबसे पहला काम दैट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का तकसीम हो जाना, और जब न्यूक्लियस की तकसीम का आगाज होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन टूटती है और न्यूक्लियर कंटेंट्स जितने भी हैं वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं जब तक वो सारा प्रोसेस, ये सारी चेंजेस नहीं कंप्लीट होती. लेकिन यहां पे क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट ही नहीं रहा. इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर ही होना है जो भी होना है. ओके, देन नंबर 2, centrosomes are involved in formation of spindles. और स्पिंडल्स कहां पे बन रही हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, जब भी कोई माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड होता है तो उस सूरत में तो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, और वो मूव करके जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे. फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाए जाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाया जाता है. बट इन दिस केस द सेंट्रोसोम्स दे आर प्रेजेंट अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप, जबकि कुछ बुक्स में यह भी लिखा गया है कि the centrosomes are embedded in the nuclear envelope that are involved in nuclear mitosis inside the fungus. Okay, फंजाई के अंदर, सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़े हुए हैं, और वही स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, बट नॉट इन द साइटोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? Genetic material or chromosomes are equally distributed ये वाला प्रोसेस सेम है एज कंपेयर टू द नॉर्मल माइटोसिस, कि जो क्रोमोसोम्स हैं जैसे ही वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, one group of chromosomes will move to the opposite pole and the other one will move to its respective pole. अलग-अलग साइड्स पे जाके और क्रोमोसोम्स जो हैं वो रुक जाएंगे. एंड देन नंबर 4, न्यूक्लियर एनवेलप constrict between the daughter chromosomes. वो क्रोमोसोम्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रिक्ट होना शुरू होगा, और फिर क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा इनटू 2. ओके, वन न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड इनटू 2. बट यहां पे ये भी जरूरी नहीं है कि वो फौरी तौर पे ही तकसीम हो जाए. ओके, इसलिए ये कहा जाता है, नंबर 5, मैं इसको भी 5th पॉइंट बना रहा हूं यहां पे, न्यूक्लियर एनवेलप dismantles later on in some fungi. कुछ फंजाई के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बाद में स्प्लिट अप होगा. इसका मतलब यह है कि कुछ फंजाई में हो सकता है स्प्लिट अप ना हो, वो न्यूक्लियस तकसीम ही ना हो, और वो सेल्स
जिनके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है इनटू टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, उनको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक सेल्स. ओके, ऐसे सेल्स जिनमें दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, दे आर नोन एज डाइकैरियोटिक सेल्स. फिर समटाइम्स कुछ ऐसी भी स्पीशीज देखी गई हैं फंजाई की कि जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स या सेप्टा मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में बहुत सारे न्यूक्लियाई डिवाइड होते चले जाएंगे और एक बड़े हाइफे के अंदर जब बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और सिनोसिटिक कंडीशन. ओके स्टूडेंट्स, सो ये खसूसियात हैं सिनोसिटिक होना, डाइकैरियोटिक होना. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई. ओके, आज के इस लेक्चर में हमने फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स स्टडी किए हैं. फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने इनका टेक्सोनोमिक स्टेटस देखा है कि प्लांट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस, फिर इसी तरह से एनिमल सेल्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस, और एंड पे मैंने आपको ये न्यूक्लियर माइटोसिस थोड़ा सा बताया है. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो, बट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. जो प्रीवियस डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं, दे कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन शॉर्ट क्वेश्चंस. तो इनको प्रिपेयर करें.